2.69 212 पेज से ये लिया जा रहा है दूसरा। तो हम आज का वाचन शुरू कर रहे हैं। शुरू करें भाई साहब, अमन जी? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी, निवेदन है आपसे। जी, परम आदरणीय गुरुदेव और आदरणीय पन्नी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग आत्महत्या पलायनी प्रतिशोध भी इस पर वाचन शुरू कर रहे हैं। परिस्थितियों से हताशा, गरीबी से निराशा और बीमारियों के कारण टूटी हुई जीवन आशा आत्महत्या की कापुरुषता के लिए उकसाती है। इन प्रयासों में स्पष्ट रूप से मनोबल का अभाव ही कारण है, परंतु घरेलू झगड़ों तथा भाई भतीजे के विवादों में व्यक्ति जब आत्महत्या का प्रयास करे तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस प्रयास का कारण केवल मनोबल का अभाव ही है। वस्तुतः आत्महत्या के कारण कई कारणों में से एक प्रधान और प्रमुख कारण प्रतिशोध की भावना भी है। आत्महत्या करने वाला कई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से आहत होकर यह विवश कदम उठाता है, लेकिन आत्महत्या करने से पूर्व वह कई अर्थों में इस प्रकार टूट भी चुका होता है, जो उसे प्रतिशोध के लिए भी प्रेरित करता है। कुछ वर्षों पूर्व बरेली के एक युवक की आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया था। यह युवक हट्टा कट्टा और स्वस्थ होने के साथ साथ उद्दंड और उपद्रवी भी था। परिवार अच्छी स्थिति का था, अतः किसी प्रकार का दायित्व भी उसके कंधों पर नहीं आया था जो उसे गंभीर बना सके। अपने साथी संगियों की सोहबत में रहकर वह शराब भी पीता, मारपीट भी करने लगा और बाहर भी रहने लगा। माँ जरा भावुक स्वभाव की थी और अपने बेटे की इन करतूतों से परेशान रहा करती थी, अतः वह रोक टोक भी करती। इस रोक टोक को लेकर उच्छृंखल बेटे और ममत्वमयी माँ में झगड़ा हुआ करता। पिता तो अपने बेटे की प्रवृत्तियों से इतने अधिक क्षुब्ध थे कि वे उससे बात भी नहीं करते थे। जब उक्त युवक की प्रवृत्तियां काफी अखरने लगी तो चचेरे भाई ने उसे स्नेह और ममत्व दिया। इस प्रकार आरंभ हुई उसके सुधार की प्रक्रिया। भाई उसे अपने साथ रखने लगा, पास बिठाता और सम्मानपूर्ण तथा स्नेहाभिभूत व्यवहार करता। भाई ने उस युवक को यह अनुभव करा दिया कि उसे अपनी दिशाओं को बदलना चाहिए। आर्थिक सहायता भी की तथा कुछ महीने के बाद ही उक्त युवक टाइप सीखकर टाइपराइटर लेकर कचहरी में बैठने लगा। अच्छी आमदनी भी होने लगी और बुरी आदतें भी धीरे धीरे छूटती गई। परंतु माता पिता ने तो उसे बिगड़ैल और आवारा ही समझ रखा था। वे उसे पहले की तरह ही पेश आते, घर में रोज झगड़ा होता। आखिर एक दिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा ली। अस्पताल में जब उसे बचाने के प्रयास किए गए तो माँ बाप छाती पीट पीट कर रो रहे थे और युवक की आंखों में संतोष झलक रहा था, शायद इसलिए कि जिस विष को वह अब तक चुपचाप पीता रहा उसका प्रतिशोध ले लिया है। आदमी जब खुलकर प्रतिशोध नहीं ले पाता तो प्रतिशोध का आत्मघाती और निर्वीर्य उपाय अपनाता है। परंतु यह एक तथ्य है कि दुश्मन से लड़ना आसान है और अपनों से लड़ना बहुत ही मुश्किल। अपनों से तो सीधा स्पष्ट प्रतिशोध लेने का कोई मार्ग नहीं सूझता, क्योंकि अभ्यासवश पड़े संस्कार तथा परिवेश मजबूर करते हैं और इसी कारण क्रुद्ध होने के बावजूद व्यक्ति अपनों से, अपने परिवार से टक्कर लेने में असहाय होता है। दूसरी ओर अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहारों को भी सहन करते रहने की क्षमता नहीं है। वो घुटन बढ़ती रहती है और बाहर के प्रतिबंध भी
उसी अनुपात में कसते जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिशोध और निस्तार का यही उपाय सूझता है कि आत्महत्या कर ली जाए। परिवार वालों को मेरा अभाव निश्चित रूप से खलेगा ही, और जमाना भी उन्हें बुरा कहेगा। अपने जीवन का अर्थ ही जब घुटन और कुंठाओं के अंधकार में खो जाता है, तो ये भाव उदय होते हैं, और इन्हीं भावों की परिणति देखी जाती है आत्महत्या के रूप में। पारिवारिक कलह के कारण की गई की गई आत्महत्याओं के पीछे जीवन से निराशा का कारण जितना ज्वलंत है, उतनी ही ज्वलंत है प्रतिशोध की भावना। इसी कारण देखा जाता है कि महिलाएं जो अपने पति, सास, ससुर अथवा परिवार के अन्य लोगों का विरोध नहीं कर पाती, वे आत्महत्या की राह पर चल पड़ती हैं। उनकी मृत्यु से उनके तो जीवन की ही क्षति होगी, परंतु परिवार के अन्य लोगों का समूचा जीवन ही नारकीय बन जाएगा। लोग उन्हें लंबे समय तक उनके अत्याचार और उत्पीड़न के लिए लांछित करते रहेंगे। गुजरात जहां आधुनिकता और पुरातनता द्वंद्वात्मक स्थिति में है, परिवार के बड़े बुजुर्ग अपनी परंपराओं और मर्यादाओं को टूटते नहीं देखना चाहते, तथा युवक युवतियां आधुनिकता के ज्वार में बहे जा रहे हैं। इस द्वंद्व का सर्वाधिक शिकार शायद महिलाओं को ही होना पड़ा है। 1971 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में प्रतिदिन 3 अर्थात हर 8 घंटे में एक महिला आत्महत्या कर लेती है। 1969 में जहां 650 महिलाओं ने आत्महत्या की, वहां 1970 में 700 ने, और 1971 में तो यह संख्या औसत प्रतिदिन 3 तक पहुंच गई। यद्यपि जीवन संघर्ष और बाह्य परिस्थितियों का सामना प्रायः पुरुष वर्ग को ही करना पड़ता है, इस कारण जीवन से निराश हो पलायन कर जाने की प्रवृत्ति के कारण आत्महत्याओं की संख्या में पुरुष ही अधिक हैं, जबकि महिलाओं को बाह्य संघर्षों का प्रायः कोई सामना नहीं करना पड़ता। वे पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या करती हैं। इसमें पारिवारिक यंत्रणाओं से मुक्ति के साथ परिवार के लोगों से प्रतिशोध की भावना ही भी मुख्य रूप से काम करती है। महानगरों में जहां आधुनिक सभ्यता का नशा युवा पीढ़ी में आया है, वहीं स्वच्छंद जीवन और उन्मुक्त मैत्री की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। लड़के लड़कियां इसी कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तथा मिलते हैं। इन संबंधों में से सभी की परिणति विवाह के रूप में नहीं होती, परंतु थोड़े बहुत पूर्व परिचित और संबद्ध युवक युवतियां दाम्पत्य सूत्रों में बंधते हैं। अपने जोए सपनों को टूटते देखते हैं। विवाह से पूर्व प्रेमी और प्रेमिका भावुकता जन्य सपनों के संसार में विचरण करते हैं, और विवाह के बाद जीवन के कठोर यथार्थों से सामना करना पड़ता है तो खीज ही उठते हैं। प्राय देखा गया है कि युवक युवतियां जो स्वच्छंद संबंध बना लेते हैं और एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखना चाहते हैं, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बाधा रूप में खड़े देखते हैं। कारण चाहे जो भी हो, परिवार के अन्य सदस्य स्वेच्छया जीवन साथी के चुनाव को प्रायः मान्य नहीं ही करते हैं। युवक युवतियां चूंकि निर्वाह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए परिवार पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। फिर भी अंत तक उनके प्रयास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होते हैं, और जब उनकी आकांक्षाएं निश्चित रूप से अपूर्ण रह जाती हैं, प्रेमी या प्रेमिका का विवाह अन्य कहीं हो जाता है, तो परिवार के प्रति प्रतिशोध और आत्महनन का उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरी लड़की जब बहू बनकर किसी के घर आ जाती है, तो वहां एक सर्वथा नया ही संसार देखने को मिलता है। माँ की प्रतिमूर्ति सास के रूप में तो दिखाई देती है, और सास के लिए बहू बेटी के समान ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को भिन्न रूप में ही ग्रहण करते हैं। बहुत से रूपों में व्यवहार क्षेत्र में इसकी प्रतिक्रिया देखने में आती है, और एक दूसरे की अपेक्षाएं पूर्ण न करने के कारण उत्पन्न होता है गृह कलह। परिवार में एक शीत युद्ध का सा वातावरण बन जाता है। दहेज, पिता माता और बहू के परिवार
रिश्तेदारों से लेकर कुल रीति तथा खानदानी परंपराओं से बखान तक वाकयुद्ध में तीखे तीर चलते हैं। पति न तो पत्नी की ओर बोल सकता है और न माता पिता का पक्ष ले सकता है। प्रायः तटस्थ ही रहने में अपना भला समझता है और स्त्रियों में घुटन का कुहासा गिरने लगता है। इन परिस्थितियों में पारिवारिक परिवेश में स्त्रियां प्रतिशोध लेने के लिए कोई और उपाय न देकर आत्महत्या कर लेती हैं, जिसके दोहरे लाभ दिखते हैं। पहला तो यह कि प्रतिशोध की भावना भी पूरी हो जाती है और दूसरा यह कि उन परिस्थितियों यंत्रणाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रतिशोध की भावना का एक प्रमाण यह भी है कि आत्महत्या करने वाली बहुओं में से 70% युवतियां अपने ससुराल में ही आत्महत्या कर लेती हैं। निस्संदेह इसका कारण यह है कि सास बहू को दूसरे घर से आई लड़की और मुफ्त की नौकरानी समझती है और बहू भी सास को मां के स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं कर पाती और यह स्थिति बहू के लिए आत्महननकारी परिस्थितियां ही उत्पन्न करती है। सॉरी। महिलाओं की तरफ विषम पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन से परेशान होकर पुरुष भी आत्महत्या करते हैं। पुरुष भावुक किस्म के कम होते हैं, फिर भी कलह की एक सीमा होती है जिसका अतिक्रमण उसकी सहन शक्ति से बाहर की बात हो जाती है। बाहर के संघर्षों और द्वंद्वों से थका हारा आदमी घर में अपनी पत्नी की मुस्कान और बच्चों की तोतली बातों में डूबकर कुछ समय के लिए मानसिक उद्वेगों से बाहर आ जाना चाहता है। जीवन, समय और श्रम जिन लोगों के लिए लग रहा है उनसे यह थोड़ी सी आशा की जाए तो अनुचित नहीं होगा, लेकिन यह आशा जब पूरी नहीं होती उल्टे सामने आती है फरमाइशें और शिकायतों की लंबी फेहरिस्त, तो उद्वेगपूर्ण वातावरण का निर्मित होना स्वाभाविक ही है। पत्नी की फरमाइशों और शिकायतों के कारण तो छोटे छोटे हुए हैं, परंतु इनके साथ अन्य ऐसी गुत्थियां और समस्याएं भी हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक भी अपने बस के बाहर समझते हैं। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध और बाहरी संघर्ष दोनों मिलकर आदमी को तोड़ डालते हैं। कहा जा सकता है कि बाहरी संघर्ष जो के त्यों रहते और पति पत्नी के संबंध मधुरतापूर्ण रहे होते तो कई पुरुष आत्महत्या का कदम उठाने के लिए अपने आप को विवश नहीं करते। आंकड़े बताते हैं कि अविवाहित पुरुषों की अपेक्षा विवाहित पुरुष ही अधिक आत्महत्याएं करते हैं। इन आत्महत्याओं के पीछे असंतुष्ट विषम दाम्पत्य जीवन का कारण अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बाहरी संघर्षों से निराशा और आंतरिक पारिवारिक संबंधों की विषमता और तज्जनित प्रतिशोध का भाव व्यक्ति को आत्महत्या की ओर धकेल दे तो उसे असंभावित घटना नहीं कहना चाहिए। पारिवारिक कलह और दाम्पत्य जीवन की असफलता व्यक्ति के जीवन को एक ओर जहां नीरस बना देती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भयंकर आत्मघाती प्रतिशोध की आग में भी जला देती है जिसकी ज्वालाएं आत्महंता के जीवन का अंत तो करती ही हैं, उससे उड़ता धुआं और फैलती दुर्गंध आसपास के लोगों की आंखें भी जला देती हैं और सांस लेना भी मुश्किल कर देती हैं। इस कदम के लिए मनोबल का अभाव तो उत्तरदायी है ही, जीवन और जगत के प्रति व्यवहारिक तथा स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव भी है। आवश्यकता है ऐसे प्रयासों की जो व्यक्ति के मन में जीने का उत्साह, परिस्थितियों में संघर्ष का साहस और प्रतिशोध के साथ प्रेम का सम्मिश्रण करा दें। यह जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास से ही संभव हो सकता है। सभी को प्रणाम। कहीं कोई त्रुटियां हुई हो तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद। जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत आभार आपका। तो अब इसका सार प्रस्तुतिकरण अभी दीदी नहीं है,
तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इसमें कुछ डॉक्टर साहब कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं तो इसमें जरूर, क्योंकि आपका ये अनुभव भी काफी है और आपका जो है एक डॉक्टर की ये रही है आपकी जिसको ये पृष्ठभूमि रही है, तो कुछ इसमें कुछ आप बताना चाहें तो जरूर बताएं जी। जी मेरी आवाज आ रही है प्रसून भैया? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, तो फिर हम लोग सब, ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है। और ये लगभग मुझे नहीं लगता है कि ये इतना कोई विरल विषय है। ये मुझे लगता है कि 95% लोगों के साथ में कभी ना कभी जीवन में, कभी उनके मन में ऐसा ख्याल तो आ ही जाता है कि इस जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। वो अलग बात है कि हम लोग जो है कभी इस तरीके का कदम उठाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये हैं। लेकिन परिस्थितियों में कभी ना कभी मन में आया जरूर होगा, कभी ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसा कुछ बन पड़ा होगा। मानसिक कमजोरी, मन है, मन कमजोर भी पड़ता है, सब कुछ होता है। ये अलग बात है कि व्यक्ति जो है उसका जो इसमें स्वस्थ मनोभूमि की इसमें भी ये बात कही गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, उसकी नैतिकता, व्यक्ति के सिद्धांत, आदर्श, उसका जो है एक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये सारी चीजें मिलके वो एक एक जो है एक अंदर से जो एक अंकुर होता है, उस अंकुर को दबा देते हैं। और सामान्य व्यक्ति में ये अंकुर दबता नहीं है, ये बढ़ता बढ़ता पेड़ की तरह पल्लवित होता रहता है। बस यही फर्क पड़ता है, यही फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति का जीवन, जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति सकारात्मक है, और जिस व्यक्ति का जीवन, जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति सामान्य है। ये दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के प्रति बड़ा सामान्य दृष्टिकोण रखते हैं, उनके लिए सामान्य व्यवस्थाएं जुटाना ही जीवन है। लेकिन कुछ लोगों का जीवन उच्च आदर्शों से, मान्यताओं से, नैतिकताओं से, इन सब से जुड़ा होता है। तो उनका जो है, तो इन दोनों के दृष्टिकोण में यही फर्क आता है। कहीं कोई परिस्थितियां विपरीत आती हैं, आती तो हैं, आती सबके मन में है, क्योंकि मन है, ये कुछ ना कुछ तो कबाड़ इकट्ठा करेगा ही। अब ये डिपेंड ये करता है, अब देखिए, खरपतवार जो हर जगह उग जाता है, खरपतवार हर जगह उगता है। एक ऐसी भूमि में भी उगता है जहां पर कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, और ऐसी भूमि में भी उगता है जहां पर किसान है, उसकी भूमि की देखरेख कर रहा है। तो किसान क्या करता है, जैसे ही खरपतवार उगता है, उगते ही उसको उखाड़ के फेंक देता है, खत्म कर देता है, वहीं से जड़ से खत्म हो जाता है। और जो किसान, जहां पर किसान का कोई वो नहीं है, जहां जमीन अपने तरीके से पड़ी हुई है, तो वहां पर झाड़ झंखाड़ बन जाते हैं, खरपतवार के, बढ़ता रहता है। तो इसीलिए जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण केवल अध्यात्म के माध्यम से ही मिल सकता है। तो इसमें देखिए, ये जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो आत्महत्या का कारण बताया है, इसमें सबसे पहले तो ये बात कही गई है कि परिस्थितियों से हताशा, गरीबी से निराशा और बीमारियों के कारण टूटी हुई जीवन आशा, है ना। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस बात को देखें, तो इन तीन परिस्थितियों में से बहुत ज्यादा कोई परिस्थितियां हमें प्रभावी नहीं करती हैं, क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों से भी हताश नहीं होता है। आज संसाधन इतने ज्यादा हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके जो है अ, आराम से संसाधनों को प्राप्त कर लेता है। भौतिकतावाद अपनी चरम सीमा पे है। व्यक्ति थोड़ी हाथ पैर मानता है तो उसको मारता है तो विपुल अनुदान उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो किसी प्रकार की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा हताशा व्यक्ति को इसमें नहीं रहती है। आजकल खूब यूट्यूब और खूब ये सारी चीजें भी अवेलेबल हैं। कहीं कोई होती है तो व्यक्ति जो है तरह तरह के मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेता है, तरह तरह की चीजें सुन लेता है, तो अपने आप को बूस्टअप कर लेता है। गरीबी से निराशा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आजकल ऐसा भी कोई गरीब नहीं है कि इतना ज्यादा गरीब हो गया कि 2 वक्त खाने की रोटी उसके पास नहीं है। आजकल तो सरकार ने ये सारी चीज खत्म कर दी है।
जो कुछ भी नहीं कर रहा फिर भी उसको इतना अनाज तो मिल ही जाता है कि वो पूरा महीने अपना चैन से कम भूखा नहीं मर सकता है, अपना रोटी रोज खा सकता है, भूखा नहीं मर सकता। और बीमारियों के कारण टूटी हुई जीवन आशा। अब स्वास्थ्योपचार भी इतना बढ़िया हो गया है कि उसमें भी जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट मिल ही जाते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने और सुविधाएं दे दी हैं, ये कार्ड बना दिए हैं, वो सब कर दिया है। आयुष्मान कार्ड बन गया, वो सब बन गया है, लोगों के मेडिक्लेम होते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम होते हैं। तो इनसे भी बहुत ज्यादा कुछ करके आत्महत्या का कोई बहुत ज्यादा ये बनता नहीं है। ये बहुत ही कम ये कारण हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव ने आज के समय का सबसे बड़ा कारण जो ये चुना है, और ये बड़ा ही तर्कसंगत कारण है, जिसको गुरुदेव ने कहा प्रतिशोध की भावना। और आज जितनी भी आत्महत्याएं हो रही हैं, कई कई जो है जीवन में कई घटनाएं अपनी अपने आंखों के सामने देखी, और वो केवल इस वजह से थी कि प्रतिशोध लिया जाना था। एक बार हमने एक बार देखा कि हमारे गांव में ही एक लड़की थी। तो उसमें किशोर अवस्था में रही होगी, ऐसे कुछ 15-16 वर्ष की, ऐसी 16-17 वर्ष की कुछ आयु रही होगी उसकी। तो कुछ माँ बाप से कुछ झगड़ा हुआ, अनबन हो गई। तो गांव में पेस्टिसाइड रहते ही हैं सारे, और ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं कि जो व्यक्ति के स्किन पे भी टच हो जाए तो उसकी स्किन जलने लगती है, इतने खतरनाक पेस्टिसाइड होते हैं। तो पेस्टिसाइड की बोतल उठा के उस लड़की ने पूरा का पूरा पी लिया। और थोड़ी देर के बाद जब उसका जो है अंदर वो उसका जहर का असर आने लगा, तो उसके मुंह से झाग वो सब निकलने लगा। तो कहते हैं कि जब वहां जल्दी आनंद फानन में, कोई गाँव में तो ऐसा होता है, जब शहरों वाला वातावरण तो है नहीं, कोई एक चीख पुकार करता तो पूरा गांव वहां पे इकट्ठा हो जाता है। वो गांव इकट्ठा हो गया वहां पे। और लोग बताते हैं, मैं तो उस समय नहीं था वहां पर, लोग बताते हैं कि वो लड़की मरते समय हंस रही थी। हंस रही, उसके चेहरे पे मुस्कुरान थी, हंस रही थी। और सारे लोग जो है आसपास में जो है रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, माता पिता बेघर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बेटी को बचाओ किसी तरीके से, कुछ कैसे भी करके। यही एक उदाहरण गुरुदेव ने इसमें एक ये दिया है, इसमें एक लड़के का दिया है कि जो अपने परिवार में किस प्रकार से, अपने परिवार में अपना सुधार होने के बाद में भी माता पिता की संवेदना को वो, माता पिता के स्नेह को, आत्मीयता को वो प्राप्त नहीं कर सका। तो जब माता पिता का स्नेह और आत्मीयता उसे प्राप्त नहीं हुई, तो यही प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपने आप को मिट्टी का तेल लगाकर, और कह रहे कि जब, और वो जो है इसमें ये लिखा भी हुआ है बिल्कुल एकदम, कि जब छाती पीट पीट कर रो रहे थे, युवक की आंखों में संतोष झलक रहा था। ये तो कहानी है, लेकिन जो गांव की बात, जो हमारे गांव की बात है, तो बिल्कुल असलियत बात है। तो इसका मतलब जो आज के समय में हो रहा है, गुरुदेव ने 30-40-50 वर्ष पहले ही वो सारी चीजें लिख दी थी, उस समय के परिप्रेक्ष्य में। भले ही वो उस समय इतना नहीं था, लेकिन जो आज घट रहा है, गुरुदेव उसको पहले ही सारा कुछ उसमें लिख के उसमें ये रख गए कि प्रतिशोध की भावना ही आजकल जो है आत्महत्या का मुख्य कारण है। जब व्यक्ति समाज से टूट जाता है, समाज के सामने कुछ कर नहीं पाता, अपने परिवार के सामने कुछ नहीं कर पाता, अपने जो है परिस्थितियों से परेशान हो जाता, लड़ नहीं पाता, किसी का विरोध नहीं कर पाता है, तो फिर उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है प्रतिशोध का, कि ऐसे तो मैं इन्हें कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो जरूर जो समाज के लोग इन्हें बुरा भला कहें। ऐसे तो इन पे कुछ दाल गलने वाली है नहीं, इन पे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मरने पर जरूर एक तो उस समय जो है लोग भी उल्टा कहेंगे, और एक जो दुख और उसका कलह का वातावरण होगा वो अलग होगा। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही, ये एक हमारे सामने ज्वलंत समस्या है कि ऐसा वातावरण हमारे घरों में, ऐसा वातावरण हमारे समाज में आज बनता चला जा रहा है कि जहाँ प्रतिशोध का हल व्यक्ति को आत्महत्या लगने लगा है। अब इसमें
प्रतिशोध भी कई कारणों से, गुरुदेव ने मुख्य मुख्य कारण बता भी दिए हैं इसमें, कि इसमें क्या, इसमें मुख्य मुख्य कारण हो सकते हैं। इसमें ही लिखा है कि पारिवारिक कलह के कारण की गई आत्महत्याओं के पीछे जीवन से निराशा का कारण जितना ज्वलंत है, उतना ही ज्वलंत प्रतिशोध की भावना है। ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे गुरुदेव गुजरात का उदाहरण देते हैं। ये देखिए, इसमें ही लिखा हुआ है, इसी कारण देखा गया महिलाएं जो अपने पति, सास, ससुर तथा परिवार के अन्य लोगों का विरोध नहीं कर पाती हैं, वे आत्महत्या की राह पर चल पड़ती हैं। उनकी मृत्यु से उनके तो जीवन की ही क्षति होती है, परंतु परिवार के अन्य लोगों का समूचा जीवन ही नारकीय बन जाता है। लोग उन्हें लंबे समय तक अपने अत्याचार और उत्पीड़न के लिए लांछित करते रहते हैं। यही यही उस मरने वाले की आकांक्षा और इच्छा होती है कि जो है, जिनसे बदला लेना है, उनको हमेशा जो है, समाज के लोग हमेशा एक न मिटने वाला कलंक जो है उन पर लग जाए, और ये होता हुआ चला जाए। गुजरात का यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जहाँ पर आधुनिकता, और ये उस समय की बात रही होगी कि जहाँ पर आधुनिकता भी है और पुरातनता भी है, और दोनों का द्वंद्व चल रहा है। वहां पर पुराने बुजुर्ग अपनी परंपरा मर्यादा को टूटते नहीं देख सकते, और युवतियां जो आधुनिकता के ज्वार में बहे जा रहे हैं। जब ये द्वंद्व चलता है, तब जो है, जो आत्महत्याओं का आए दिन ये तांडव देखा जाता है। तो गुरुदेव ने इसमें कहा है, देखिए 71 के आंकड़े गुरुदेव ने उसमें दिए हैं कि 71 में आंकड़ों के अनुसार गुजरात में प्रतिदिन 3 अर्थात हर 8 घंटे में एक महिला आत्महत्या कर लेती है। हर एक 8 घंटे में एक महिला आत्महत्या कर रही है। 1969 में 650 महिलाओं ने आत्महत्या की, जहां 1970 में 700, और 1971 में तो ये संख्या औसतन प्रतिदिन 3 तक पहुंच गई। प्रतिदिन 3 आत्महत्याएं। यद्यपि जीवन संघर्ष और बाहरी परिस्थितियों का समान प्रायः पुरुष वर्ग को ही करना पड़ता है, सामना प्रायः पुरुष वर्ग को ही करना पड़ता है, ये बात ठीक है। तो इन कारण जीवन से निराश हो पलायन कर जाने की प्रवृत्ति के कारण आत्महत्याओं की संख्या में पुरुष ही अधिक होते हैं। तो बाहर की परिस्थितियों से पलायन कर जो है पुरुष जो आत्महत्या अधिक करते हैं, लेकिन जो महिलाओं की संख्या है, जो आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या है, इनमें पारिवारिक कलह का कारण ही सबसे अधिक होता है। पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या करती हैं। अब देखिए, ये जो आगे वाला पैराग्राफ आ रहा है, ये बहुत ही आज का ज्वलंत आज का विषय है। ये जो आज हम लोग ये देखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कितने दिन पहले इसको लिख दिया था। आज हम लोग जो ये देखते हैं, इसमें अम, आज लिव इन रिलेशनशिप के कारण जो आज आत्महत्याओं की और ये संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। और ये सब जो है, इसमें स्वच्छंदता गुरुदेव ने इसको बोला है। हम लोग आज के आधुनिक समय में ये बोल देते हैं, इसमें जो है स्वच्छंदता इसमें बोला है। तो महानगरों में जहां आधुनिक सभ्यता का नशा युवा पीढ़ी में आया है, वहीं स्वच्छंद जीवन और उन्मुक्त मैत्री की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। तो आधुनिकता तो आई है, स्वच्छंद जीवन और उन्मुक्त मैत्री। तो स्वच्छंदता आ गई है, मतलब किसी भी मर्यादा को स्वीकार नहीं करना, और उन्मुक्त मैत्री रखना। तो लड़के लड़कियां इसी कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तथा मिलते हैं। इन संबंधों में से सभी की परिणति विवाह के रूप में नहीं होती, परंतु थोड़े बहुत पूर्व परिचित और संबद्ध युवक युवतियां दाम्पत्य सूत्रों में बनते हैं, अपने संजोए सपनों को टूटते देखते हैं। विवाह से पूर्व प्रेमी और प्रेमिका भावुकता जन्य सपनों के संसार में विचरण करते हैं, और विवाह के बाद जीवन के कठोर यथार्थों से सामना करना पड़ता है तो खींच उठते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही है कि उस समय भावुकता का संसार होता है। उस समय जो है, अगर कोई युवक होता है तो युवती उसको जो है कोई परिस्तान की परी से कम नहीं लगती है, और युवती को युवक जो है अपने सपनों के राजकुमार से कम नहीं लगता है। एक भावुकता जन्य, एक जिसको ये कहना चाहिए एक आभासी संसार है, एक सपनों का संसार वहां बन जाता है, जहाँ पर दोनों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और फिर उन्हें ये लगता है कि जैसे ही हम लोगों का विवाह हो जाएगा,
तो हम बिल्कुल एकदम इस तरीके से पूरी दुनिया में हम लोग एकदम इस तरीके से जो भी हमारी कामना या आकांक्षा है वो है, जितनी भी लड़कियों की कामना आकांक्षा है वो करती हैं कि लड़का हमारी पूरी कर देगा, और जितनी जो लड़की के प्रति लड़के की अपेक्षा है उसको लगता है कि वो हमारी पूरी कर देगी। लेकिन जब ये यथार्थता सामने आती है, जब ये यथार्थता सामने आती है, कठोर, इसको कठोर यथार्थता बोला, कठोर सच्चाई, जीवन की कठोर सच्चाई बोला है। जैसे ही दाम्पत्य जीवन, जैसे ही पारिवारिक संघर्ष बढ़ता है, जैसे ही जो है परिवार के संबंधों के जो है एक दायित्व ऊपर आते हैं, एक मर्यादा ऊपर आती है, तो वहां पर सारे के सारे बने बनाए महल धराशायी हो जाते हैं। जब धराशायी हो जाते हैं तो फिर खींच उठते हैं। और प्रायः यह देखा गया है कि युवक युवतियों जो स्वच्छंद संबंध बना लेते हैं, एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में देखना चाहते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य बाधा रूप में खड़े देखते हैं। कारण चाहे जो भी हो, परिवार के अन्य सदस्य स्वेच्छा जीवन साथी के साथ चुनाव को प्राय पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे अगर संबंध बन भी जाते हैं तो परिवार का तो कभी सपोर्ट मिलता नहीं है। तो एक तो परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, परिवार का एक अतिरिक्त वो रहता है, और फिर दूसरे लोगों का भी जो है, और खुद भी, क्योंकि सपने थे ऐसे वो पूरे नहीं हो रहे तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो वहां पर जो है ये ये वाली बात जो है आत्महनन की बात ये बन जाती है। प्रेमी या प्रेमिका का विवाह अन्य कहीं हो जाता है तो परिवार के प्रति प्रतिशोध आत्महनन का रूप धारण कर लेता है। तो ये शादी हो भी जाए तब भी हो जाता है, और नहीं भी हो तब भी जो है ये आत्महत्या कारण बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा। और दूसरा जो है, लड़की जब बहू बनकर किसी के घर पे जाती है तो एक सर्वथा नए संसार के रूप में ये देखती है। अब इसमें सास बहू के संघर्ष के बारे में ये बात कही गई है, तो ये तो सब लोग करीब करीब जानते ही हैं इसमें। और आगे इसमें पुरुषों के बारे में बात कही गई है कि पुरुष भी जो है या तो तटस्थ हो जाते हैं, या फिर अगर उसको ये करना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो एक बड़ी कठिन परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं कि पत्नी के बीच में और माता पिता के बीच में एक सामंजस्य की सेतु कैसे स्थापित किया जाए, ये बड़ा कठिन होता है। खासकर उन लोगों के लिए जहां पर जो है दोनों परिवार में जो है दोनों पक्ष एक दूसरे को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होते हैं। वहां पर जो है बड़ा ही कठोर, यहाँ पर ये करके कठोर जिसको परिस्थितियों का युवकों को इसमें ये सामना करना पड़ता है। और अगर नहीं ये उच्च मनस्थिति होती तो व्यक्ति इसमें भी आत्महत्या करते हुए देखे गए। तो ठीक है, तो इस विषय पे खूब चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें जो भी इसमें सार प्रस्तुतिकरण था, अ, जी, मीना दीदी आपका हैंड रेज था। जी भैया प्रणाम। ये विषय काफी करीब लगा क्योंकि बिल्कुल। आवाज आ रही भैया मेरी? जी दीदी। जी भैया, तो लगा कि कहना चाहिए। तो इसमें अपना पर्सनल अनुभव ही मैं बताऊंगी। एक तो ये जो बताया सामाजिक जो बात होती है, एक जो अभी तो कहते हैं कि कहते हैं ना पीढ़ियों का अंतर। तो ये मैं अपने बचपन का बताती हूँ आपको। इसमें क्या था कि जो माता जी थी तो गांव से बिलोंग करती थी, और गांव में क्योंकि बहुत छोटी अवस्था में शादी विवाह हो जाता है, तो मेरी अपनी माता जी के साथ थोड़ा सा वो सामंजस्य नहीं बैठता था, क्योंकि उनके विचार, उन्होंने मुझे 12 13 14 साल की उम्र से ही बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति में रखा कि हम गवर्नमेंट फ्लैट्स में रहते थे, और पढ़ाई में मेरा बहुत रुझान भी था। लेकिन उनका एक 24 घंटे का मुझे वॉच आउट करने का एक वो रहता था, और लोगों से संपर्क भी नहीं रखने देती थी किसी से भी, चाहे वो सहपाठी हो या घर में भी। एक अलग ही वातावरण था जो इसमें बताया ना, वो उसको असुरक्षा भी कैसे कह सकते हैं, एक अविश्वास भी कह सकते हैं। तो उससे जो मन में एक खिन्नता आती थी, और हर समय जो आपको लगता रहता था कि भाई मुझ पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता। तो इस थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसा नेचर नहीं था, तो वो बहस नहीं थी, लेकिन वो जो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जो प्रेशर एक रहता था मन के ऊपर, यानी कि 14 वर्ष की अवस्था से ही मैंने उसको, लेकिन वो ये रहा कि थोड़ा सा वही
मानसिक स्तर मजबूत होने की वजह से, और क्योंकि लक्ष्य निर्धारित था कि पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और जो माताजी की उम्मीदें थी उनको पूरा करती गई, तो पिताजी का साथ मिला, उन्होंने थोड़ा वो दिया। लेकिन वो जो स्थिति थी, वो जो किशोरावस्था वाली जो स्टेज है, मैं उसको आज तक भुला नहीं पाई हूँ। और मैंने तो ये किया, लेकिन ये स्थिति बनी थी, जैसे है कि आत्महत्या वाली स्थिति बन गई थी। और जो ये प्रतिशोध भी कह सकते हैं इसको, प्रतिशोध इसलिए कि जो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं ना कि क्योंकि वो कुछ नहीं कह पाए, तो उनको लगता है कि ठीक है, जब हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम जब नहीं रहेंगे तब इनको पता चलेगा। क्योंकि वहां आदमी साबित नहीं कर पाता है। एक बात होती है ना कि वो अगर कुछ कह रहा है या जो बता रहा है या जैसा वो है, अब वो कैसे साबित करे अगर सामने वाला उसको अविश्वास करता है उसके ऊपर। तो उस समय ये रहता है कि भाई हम हमारी वजह से अगर कहीं दिक्कत आ रही है, या अपने मन को समझाना बहुत मुश्किल रहती है, वो स्थिति बहुत मुश्किल होती है। तो और मन में यही चलता रहता है कि मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, कुछ ऐसा विचार कौंधता रहता है। तो ये भावनात्मक ज्यादा है भैया इसमें। ये जो आजकल का आपने बताया, इसमें सारा भावनात्मक होता है कि आप कितने इमोशंस आपके कितने आपके ऊपर हावी हो गए। और ये जो फिर विवाह के बाद वाली जो स्थिति है, इसको भी बहुत ही करीब से अनुभव किया, बहुत ही करीब से। क्योंकि जैसे वहां था माता जी के साथ था, लेकिन वहां तो ये हुआ क्योंकि जैसे अपना बच्चा होता है, धीरे धीरे जब वो देखती गई कि ऐसा नहीं है, और फिर मैंने अपनी दोनों बहनों के साथ में उनको अपने ही उसमें लेके किया, उनकी परवरिश के लिए, मतलब माता जी को आगे नहीं आने दिया। मैं बड़ी थी तो घर में वो स्थिति को सुधारा। ये तो रहा कि भाई उनसे उनको समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि अगर बच्चे एक सही मार्ग पे जा रहे हैं तो बात चलती गई। ये बस एक लेकिन टारगेट बनाया था, लक्ष्य बनाया था कि भाई उस समय पर कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन लेना, जो कि परिवार में ऐसा स्थिति नहीं थी। माताजी ने गाँव का ही वातावरण देखा था, उनको लगता था 14 साल 15 साल में तो शादी हो जाती है, तो जैसे जैसे भाव उनकी समझ के थे वो अपने हिसाब से टैकल करने का उसको प्रयास करती थी। तो वो स्थिति आई थी, बिल्कुल आई थी, और ऐसा ही लगता था कि हमें अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप चारों तरफ से कोई, आप अपने मन की बात नहीं कह सकते और कोई आपको नहीं समझता, और ये स्थिति भी नहीं लगती थी कि इनको समझाया जाए, ये भाव भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ जो गुरुदेव ने एक बताया कि वो बच्चा तो था, ऐसा उदंड था या ऐसा था, ये आजकल के वातावरण में बहुत ज्यादा है कि वो बच्चे अपनी गलतियों को नहीं देखते और वो इस रूप में प्रतिशोध लेते हैं कि हम ऐसा करें और इनको फिर कोई कुछ कहे, क्योंकि वो थोड़ा दूसरी स्थिति है। और ये जो मैंने बताई जो पहले रहती थी और ये आज भी है, लड़कियों वाली जो मैं बता रही हूँ, ये मैं, क्योंकि अब हम आज इस 21वीं सदी में हैं, लेकिन जो स्त्रियों की कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि जो निचला तबका है वहां स्थितियां आज भी, कई लोगों से प्रत्यक्ष बात हो रही थी, और वो बहुत, मतलब वो जो उनके अंदर किस तरीके से वो कैसे कैसे पति को बर्दाश्त करती हैं, उनके शरीर का शोषण किस प्रकार किया जाता है, 6-7 संतानें हो जाती हैं, घर में खाने को अनाज नहीं होता, तो वो कैसे जूझती हैं उनके साथ में। और कम ही अवस्था में किस प्रकार वो, मतलब उनके पास विकल्प सिर्फ एक ये है कि क्योंकि वो ज्यादा भावनात्मक रूप से अपने संतान के साथ जुड़ी हैं, तो वो संतान कहीं ना कहीं कारण रहती है। आजकल ये है कि वो बाहर निकल सकती हैं, पुराने वक्त में तो ये भी नहीं था कि लड़कियां बाहर जा पाए, कुछ काम भी कर पाए। आज ये चेंज आया है कि वो स्त्री कैसी भी स्थिति की है, वो बाहर निकल कर काम वाम देखती है उसके लिए। और एक जो मैं ससुराल पक्ष की बात कर रही हूँ, तो जब विवाह हुआ तो जो माता जी थी मेरी, मतलब सास जो थी, वो मेरी दादी की उम्र की थी। तो उनकी विचारधारा एकदम 18वीं सदी वाली थी। और दिल्ली में होते हुए भी जो एक माहौल था, तो उनको तो मुझे वो उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया कि बस घर के अंदर बंद करके, और बिल्कुल वो हर चीज के लिए कहती थी हम तो ऐसे करते थे, हम तो अपने पति से बोलते भी नहीं थे, हमारे पति हमसे कुछ नहीं कहते थे, जो भी मतलब माध्यम है वो मैं हूँ। तो वो स्थिति में बड़ा फर्क रहा, क्योंकि मेरी जो बड़ी नंद थी वो मेरी माता जी की एज की थी, इस तरह का डिफरेंस था। और उनके लिए मैं वही कि जो बहू है, तो क्योंकि 3 दीदियों के बाद चौथे और 5वां नंबर था मेरा, तो ये जो अब वो जो मनः स्थिति थी उससे भी
3 साल में ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 3 नहीं, स्टार्टिंग में ही, कि ये कैसे जीवन जिया जाएगा, कैसे ये स्थिति बनेगी। और वो जो आप गुरुदेव ने कहा ही है कि उसमें अगर या तो पति बहुत इस स्तर का कोई समझदार तो क्या ही करेगा, क्योंकि वो जो आपने सेतु की बात की, वो व्यवस्था बन नहीं पाती, क्योंकि दोनों की मानसिकता इतनी अलग होती है। अगर पति कभी आगे बढ़कर पक्ष लेने की कोशिश भी करे तो कहते हैं कि ये पत्नी का पक्ष लेता है, या ऐसा है या वैसा है, या उसको बेइज्जत भी किया जाता है। और अगर ना करे, पत्नी उस चीज से भी रोके, तो वो जो शोषण है वो इस लेवल का हो जाता है कि उसको भी संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सास के साथ साथ नंदे भी होती है, क्योंकि वो मानसिकता बनी हुई है। गलती उनकी भी नहीं है, उनकी मानसिकता है कि ये आई है, बहू है, तो इसको किसी भी प्रकार का शोषण करने के लिए ही आई है, इसकी जिम्मेदारी पूरी परिवार की है। उसकी मानसिकता से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, पढ़े लिखे से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह की वो बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ भैया। और ऐसे लगता था कि जीवन बेकार हो गया, क्योंकि उस समय तक जॉब में भी नहीं थी, तो लगता था कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसी स्थिति मेरे साथ बनी है। और घर में 24 घंटे वो जो खिंचाव था, मनमुटाव था, और सब तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जो एक हर समय का एक कलेश की स्थिति बनी रहती थी, तो लगता था कि कोई विकल्प ही नहीं है, तो हमें समाप्त कर देना चाहिए खुद को। ये भावना बार 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 आती है। और जो ये अभी मैंने बहुत देखा है, अभी एक लड़की ने कर ली, वो जॉब में भी थी, लेकिन पति का सहयोग नहीं मिला। नंद सास सबका इतना प्रेशर, और एक बच्चे को छोड़कर पता नहीं कौन सी मानसिक स्थिति में उसने आत्महत्या का कदम ही उठा लिया। कॉन्ट्रैक्ट टीचर थी, हर तरीके से। और ये तो लगा कि पति ने 1 साल बाद ही दूसरा विवाह भी कर लिया। यानी उसकी कठोरता हमने प्रत्यक्ष देखी कि ये व्यक्ति कितना कठोर है, कि उसको कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ा। और जो उससे एक हमारी सहयोगी, जो उसकी बहुत ही बचपन से उसके साथ दोस्ती थी, उसने उसको इस तरह से अनुभव किया कि वो उसको झकझोरती है, जगाती है उसके बच्चे के प्रति, क्योंकि ममत्व था उसका, वो मौसी की तरह उसको प्रेम करती थी। तो वो जैसे वो कहती है कि मैं तो उसने, क्योंकि उसी दिन से वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, वो बताती थी कि मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे जगा रही है, मुझे कह रही है। और कह रही है अंतिम समय मेरी उससे कोई बात नहीं हुई कि उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। और तो ये परिवार की बात थी प्रत्यक्ष। और जो हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमारा रोज का देखते हैं, स्कूल में बच्चे जो आते हैं उनके लड़की, आज मैं बता रही हूँ कि 5 बहनें हैं, वो माँ बाहर काम करने जा रही है क्योंकि पिता कोई उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा, उसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। और वो अपने जो बहनें हैं, जो 2 साल की छोटी बहन है, 14 साल की लड़की पूरा घर संभाल रही है, घर में खाना पीना। तो उनके चेहरे से, उनके कार्यों से, और वो उस मजबूरी को जो वो झेलती हैं। एक लड़की ने आके मुझे कहा कि मेरे एक मैडम, मेरे भाई का एडमिशन सुबह में कर लो, क्योंकि उसकी वजह से मेरी माँ ने मेरा स्कूल छुड़वा दिया है। और बच्चे कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, कोई सुनता भी नहीं है उनकी। और इस ऐसे भी ये भी हमने प्रत्यक्ष देखा है, ये आत्महत्या वाली घटनाएं भी देखी है। और जब ऐसा हो जाता है तो लगता है, और ये जो आज के संदर्भ वाली बात है, इसमें तो ये बहुत ही गुरुदेव ने सही लिखा है कि बच्चों में आजकल तो वो इस समझ तक ही नहीं, विकसित ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो पहले बाल विवाह वाली स्थिति थी, वही आज हमारे इतने आधुनिक समाज में बनी हुई है, कि वही 13 साल की अवस्था में, 12-13 साल, 14 साल की अवस्था में बच्चे संपर्क कर रहे हैं, और वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। पहले तो फिर भी अगर बाल विवाह होता था तो उनको समय दिया जाता था, 3-4 साल बच्चा अपने ही घर में रहता था, और जब वो मेच्योर हो जाता था तो अपने वहां जाते थे। आजकल तो वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, और वो जो उनका बचपना है, इमेच्योरिटी है, उसके अंतर्गत वो जो ये अभी बताया भैया ने, कि सिर्फ एक सब्ज बाग रहता है, एक भावनाओं का उफान रहता है, और उन्हें अपने हर कोई, उन्हें कोई भी सही मार्ग दिखाए तो उन्हें अपना दुश्मन नजर आता है। तो बहुत ही सही गुरुदेव ने इसको बड़े सही सटीक तरीके से हमारे सामने रखा है। और जो मेरा तो मन में भाव, क्योंकि वो जो स्थिति होती है ना, वो जीवन भर आपके उससे चेतन से निकलती भी नहीं है। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आप बिल्कुल स्वयं उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो लेकिन वही है कि सौभाग्य रहता है तो आपको मित्र कोई ऐसा मिल जाता है, या कोई आपको, जैसे था कि आज कहते हैं ना कि आप अपने
एक दिशा धारा मिल जाए। तो मैंने तो अपनी दिशा धारा खुद से तय कर ली थी कि अगर मैं पढ़ गई, मैं पढ़ूंगी, या मैं पर्पस मेरा यही था कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो फिर मेरे ऊपर किसी का ये नहीं चलेगा। लेकिन वो भी इच्छा थी ईश्वर की कि विवाह तक पिता ने पढ़ाई तो कराई, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा नहीं। मैंने बहुत विरोध किया था। उसके बाद तो मैंने विरोध करती थी, सब चीज का विरोध करती थी, गलत चीजों का। विवाह भी बहुत जल्दबाजी में हुआ, तो आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि परिवार का प्रेशर है तो विवाह के लिए मैं नहीं रुक सकता। शादी के बाद लगेगी, नौकरी लग जाएगी। तो बीएड कर ही रही थी, लेकिन विवाह हो गया। उसको भी कैसे जूझा कि वो भी नहीं करने दिया गया कि पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पढ़ाई नहीं करानी, हमें ये नहीं करना। तो वहां ईश्वर का देखा, जिसको चमत्कार कहते हैं। फिर अपने बलबूते, क्योंकि डिसीजन मैं ले चुकी थी शादी होने के बाद भी। मतलब वही है कि अगर आप अपने ऊपर डट जाओ तो फिर ईश्वर कुछ मार्ग दे देते हैं, नहीं तो अगर कमजोर मनस्थिति रहती है तो वो जूझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर कर ही प्रतिशोध लेते हैं कि ठीक है, फिर हमें समाप्त कर देना चाहिए। तो आभार भैया, सभी को धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसमें और विभा दीदी का हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रही थी दीदी? जी भैया प्रणाम। पर मेरे साथ तो बिल्कुल अपोजिट था भैया। पता नहीं, बोलिए कि दीदी कितनी बदमाश है। पता है, मेरा शादी तो बिल्कुल 15 साल में ही हो गया था और हम उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। 10th का एग्जाम दिए और मेरा शादी हो गया। पर एक चीज मेरे अंदर बच्चे से ये गुण है, हमें अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको फिर वो हमसे वापस लौट के नहीं जाएगा। और ये गुण अब तो थोड़ा डाउन हुआ है, अब थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन पहले अगर कोई एक शब्द बोलते, मुझे बोले हैं, क्यों? हम कम नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, जितना भी आता है उतना मेरे पास ज्ञान है। हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मुझे जो पसंद है वही करेंगे। और देखिए भैया, आज हम बहुत अच्छे हैं, इसी तरह से लड़ झगड़ करके, और गुरुदेव की कृपा, माँ का साथ मिला, आज बहुत अच्छे हैं। उसी परिवार में सब लोग आज बोलते हैं कि हाँ, कड़ी तो है लेकिन बहुत सम्मान भी करती है और अपने जगह पर बहुत मुफट भी है। सही में ऐसा मुझ में गुण है। और अभी दीदी बोल रही थी तो हमें हंसी भी आ रहा था, हम बच्चे से किसी का बात नहीं सुनते। यही करना था भैया। जी धन्यवाद। हाँ रघुराज जी, जी भाई साहब। जी भाई साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। जितने भी रीज़न अभी तक डिस्कस हुए, गुरुदेव ने लिखे हैं, उसके अलावा भी एक और रीज़न नज़र आ रहा है युवाओं में। खासकर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। जैसे इंजीनियरिंग ही कराना है या मेडिकल लाइन में ही भेजना है, तो उनको ज़बरदस्ती कोचिंग में भेज देते हैं। आप देखते होंगे कोटा में कितनी सुसाइड्स होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करके दे दें हमें, ये भी एक रीज़न बनता जा रहा है। उस प्रेशर को, कोचिंग के प्रेशर को, फिर पेरेंट्स के प्रेशर को बच्चे झेल नहीं पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। यही कहना था। थैंक यू। जी भैया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही पर कहा आपने। ये भी एक बहुत बड़ा भैया, कारण हुआ चला जा रहा है। जी पर भैया भी तो बात है, ज्ञान में ऐसा, मतलब जितने भी अध्यात्म से जुड़े हैं, ज्ञान का है, दीदी, आपकी आवाज कट बच्चे रही है के इसमें, मुझे लगता है। साथ मुझे सुनाई दे रही है कट के, या किसी और को भी सुनाई दे जी रही है? नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही। दीदी, आपकी आवाज, नेटवर्क कुछ गड़बड़ आ रहा है कुछ इसमें। जी जी। अच्छा, बाबा सही है भैया। अपूर्व मोहन जी, बताएं। जी बताइए बताइए, आपका हैंड रेज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजेश भैया। जी राजेश भैया। अमन भैया प्रणाम। जी भैया, प्रणाम प्रणाम। एक तो आपको बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से जी, ग्रुप का वाइब्रेशन लौट रहा है। धन्यवाद बहुत मिस भैया, किया आपको ऐसा। हम लोगों ने, सभी ने। चलिए और भैया, सभी का प्रेम है जी।
जी, अभी मीना दीदी की बातें सुनी, बहुत गहराई तक उन्होंने मन से ये सब बातें अपनी बताई। आप बीती है, और कमोबेश हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है कि जब वो निराश हो जाता है। अभी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि ठीक मेरे घर के मेरी सोसाइटी में हमारे सामने वाले ब्लॉक से एक आईआईटी बॉम्बे का लड़का था, उसने सुसाइड किया था। और वो बहुत छोटी सी बात पे सुसाइड कर गया था कि उसका अमेरिका में शायद एमबीए वगैरह में एडमिशन हो गया था, उसका लोन नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट चाहिए था उसके अकाउंट में, कुछ 50-60 लाख रुपए होने चाहिए थे वीज़ा वगैरह के लिए। और वो बैंक से काफ़ी ये किया, उसने रिक्वेस्ट किया, नहीं हो पाया। उसके फादर जो थे उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था। पैसे थे उनके पास, लेकिन उन्होंने कहा था कि अभी तुम ये सब मतलब अभी आईआईटी करके इतनी अच्छी नौकरी और सब छोड़ के तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या उल्टा सीधा। तो वो मुझे लगा फिर उस लड़के ने कर लिया सुसाइड। अब तो पछतावे के अलावा परिवार और समाज के पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन कई बार ये जो कारण है ना सुसाइड का, जो व्यक्ति करता है वो तो निश्चित रूप से उसकी गलती तो है, पर समाज और परिवार की भी गलती वहां होती है। एक दबाव जो है सहने की क्षमता, आ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से है। और जब और सबको पता होता है कि हम कितना दबाव दे रहे हैं पारिवारिक या सामाजिक रूप से, तो उसकी सीमा अगर हमें पता है या हम थोड़ा संवेदनशील हो जाएं अपने जिद को लेकर के, जो हम मान्यताओं को लेकर, जिद को लेकर और रूढ़िवादिता को लेकर, सभी चीजों को लेकर, तो थोड़ा सा ये चीजें घटनाएं कम हो सकती हैं। लेकिन जो अभी का समय है पिछले 10 वर्षों में तो खास करके बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे, और खास करके बच्चों में ये प्रवृत्ति ज्यादा है, जो किशोर है और जो युवा की तरफ 20-22 साल तक, मतलब ये इवन बहुत सारे गृहस्थ भी जो अपने वैवाहिक जीवन के शुरुआत में पत्नी से झगड़े की वजह से भी, कई लोग पति पत्नी का आपस में नहीं बन रहा है उस वजह से भी हो रहा है। कई लोग आर्थिक स्थिति की वजह से भी कर लेते हैं। तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब हम इन चीजों को देखेंगे तो एक कुरीति की तरह है आत्महत्या। इसको एक जैसे सामाजिक कुरीति मानेंगे हम। ये धीरे धीरे बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास। जी भैया। जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कुरीति है हम लोगों के बीच में और ये बढ़ती ही चली जा रही है। तो जी राजीव भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी समय तो हो गया लेकिन फिर भी जी। जी बहुत कम समय लेंगे जी। प्रणाम भैया, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जी भैया प्रणाम। ये तो सर, ये तो सभी बीती हुई बातें हैं, लेकिन हमारे सोच से, समझ से, जैसे हम कर रहे हैं अपने विद्यालय में, जो बीत गई सो तो बीत गई। लेकिन अभी जो बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं उसके भविष्य के लिए मैं अपने विद्यालय में गायत्री मंत्र सही बच्चों से पढ़वाता हूँ। ऐसे हमारी सोच है, हम अपने पर ही प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जो बच्चों में सहन शक्ति और सोचे समझने या विचार करने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छा है। गुरु जी के कुछ कुछ किताबें पढ़ के बच्चों को बताने से बच्चे के माने समझदार हो जाएंगे और कुछ समझेंगे। जैसा कि मनोज भैया, प्रहलाद भैया सभी विद्यालय में घूमकर बच्चों को अ, विद्यारंभ कराते हैं, या बच्चों को बुक बांटते हैं, देते हैं, या बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं। ये माने हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे जो बच्चे जो छोटे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। जो आत्महत्या नहीं कर पाएंगे या गलत रास्ते पर नहीं जा पाएंगे या अच्छे अपने विचार रखेंगे। बस इतना ही कहेंगे, कैसे समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। जी प्रणाम भैया। जी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें इस स्तर पे प्रयास करना चाहिए, स्कूल्स के स्तर पे अपना प्रयास करना चाहिए। तब समय हो गया दीदी, तो अभी संक्षिप्त में ही बात कह के इसको समाप्त करते हैं अभी। जी जी अपूर्व दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
भैया वो नमस्ते। हमारे साथ अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 18 इयर्स के हैं, तब भी मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम तेज आवाज में बोलते भी हैं तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो हम सब मतलब छोड़ दिए कि जैसा जो करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। तो फिर भी मतलब हर तरह का मतलब आरोप, झूठा आरोप लगाया जा रहा है हम पर, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जबकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम किसी को जवाब दे दे उलट करके। और वो लोग ना हमको बहुत तरह से गलत 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 ठहराते जा रहे हैं। हालांकि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, बच्चे नहीं है, मेरे जैसे परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। मेरे सास ससुर भी नहीं है, जेठ जेठानी ये लोग कर रहे हैं। तो मैं भी ना, कोई खास जीने का उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जो काम है हम करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ आगे का दिखाई भी नहीं देता, और जो याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। जी दीदी, तो देखिए ये सभी की कुछ ना कुछ समस्याएं सभी के साथ में ही है। हर व्यक्ति यही कहता है कि समाज हमारे साथ, परिवार हमारे साथ खराब कर रहा है ना, हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही होता है। तो इसलिए, और बाकी व्यक्तिगत स्तर पे हम सभी लोगों के उसमें है। तो मुझे लगता है, मेरी मान्यता ये है कि अपने परिवार का व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे हम लोग को चर्चा नहीं करनी चाहिए। एकांत में हम लोग ये कर सकते हैं कि सास ससुर क्या कर रहे हैं या जेठ जेठानी क्या कर रहे हैं, वो सब जो है हम लोग आपस में ये कर सकते हैं। चर्चा जो है 1-to-1 फोन पे भी, कॉल पे भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे जो गुरुदेव ने समाधान दिया, देखिए समस्या तो है, लेकिन हमें समाधान की तरफ बढ़ना है। समाधान है कि सकारात्मक मनोभूमि। हमें एक बहुत अच्छी बात एक सुनने को मिली कि संसार में कांटे ही कांटे हैं, तो कांटों को हटाएंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, इससे बढ़िया जूते पहन लो, है ना। तो हमें वही जूते पहनने हैं कि वो कांटे हमारे पैरों में ना छिदे। तो सकारात्मक जो गुरुदेव हम जो साधना कर रहे हैं, और जो हम लोग ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, ये इसीलिए ये जूते हैं हमारे पैर के, ताकि कांटे हमारे अंदर ना घुस जाएं। घुसे तो ये बिल्कुल हमारा मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाए कि बाहर ही टच करके टूट के और ये वापस चले जाए, है ना। तो हमें इस स्तर से, अपने गुरुदेव ने लास्ट में कहा भी, मैं ये लाइन को पढ़ देता हूँ क्योंकि इसी में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। आवश्यकता है ऐसे प्रयासों की जो व्यक्ति के मन में जीने का उत्साह, पहली बात, परिस्थितियों से संघर्ष का साहस, और प्रतिशोध के साथ प्रेम का सम्मिश्रण करा दे, है ना। यह सब जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण से ही विकसित हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग पुनः मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक है भैया, नमस्ते। धन्यवाद सब दीदी, प्रणाम। भाइयों बहन को नमस्ते। प्रणाम दीदी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ शांति पाठ के साथ आज के शो ही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। उसके बाद और दोस्तों ये कौन खरीद किया है? ये हो, हाँ ये मेरे मामा खरीदे हैं। कोई ज्यादा नहीं था, मैंने खरीदी, मेरे मामा खरीदे। जाओ, मेरे मामा खरीदे हैं। मेरे मेरे खरीदे खा मैं वही जो होता है, इससे देखिए अमल गए अब तो बहुत कर दिए। आप
अभी लाइट करना यहाँ वाइट तो तू वाइट लाएगा छोटी ये वो मैं नहीं मैं नहीं खाई तो मेरे चलता है मैं चलती हूँ मेरा ये है मम्मा मेरे बात कब टूटी जैसे जिंदा नहीं हूँ मेरी वैल्यू है मैं काला ये बात है तुम ही करें अच्छा की बात सुंदर बनाया देखो इसका येलो कलर तो येलो कलर इसका दांत को भी येलो देखो देखो तुम कैसे दांत तो आता ये है होता लॉकडाउन वही वो है ब्राउन नहीं है वो लॉकडाउन she was लॉकडाउन बचाओ कर ली गाइस बचाओ 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 वही है उनसे लो ये तो है देखो से है बापू नहीं
नहीं जान पानी में मिला मैंने नहीं पानी में मिला के वो करती पानी में मिला के और खा दादी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपया क्या होता है 10 रुपया हाँ 10 रुपया का पैसा होता है, क्या हुआ? मैं क्या करूँ मैं कहाँ रखूँ तुम तो खुद खरीदा। पैसा कौन पानी में कौन दिया वो अब नहीं करूँगा फिर कौन दी खा मैं खा कौन दी अच्छा
मार दूंगी वहाँ खड़े हो नहीं मारो मुझे अंकल लगती तब